नमस्कार आप सभी को। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि कल पेपर 2 मैनेजमेंट का हमारा एग्ज़ाम है 29 को। तो आज के सीरीज़ में हम मैक्सिमम जितने भी यूनिट कवर करेंगे एज अ रिवीजन सीरीज़। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले यूनिट 1 से एंड थोड़ा सिलेबस देख लेते क्या है। तो पहले यूनिट 1 में हम लोगों को मैनेजमेंट में दिया गया है मैनेजमेंट, उसके कॉन्सेप्ट, प्रोसेस, थ्योरी, अप्रोचेज़, मैनेजमेंट रोल्स एंड स्किल्स। सेकेंड है फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, कम्युनिकेशन टाइप, प्रोसेस एंड बैरियर्स, डिसीजन मेकिंग, कॉन्सेप्ट, प्रोसेस, टेक्निक एंड टूल्स, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर, डिसीजन टाइप्स, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो ये हमारा मैनेजमेंट का फर्स्ट हाफ जो है यूनिट में दिया गया है। सेकंड हमारा दिया गया है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, उसको बाद में देखेंगे। तो ये हमारा बेसिक है। तो चलिए यूनिट 1 शुरू करते हैं हम अपना रिवीजन। तो सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन। तो अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर अ स्ट्रक्चर एंड कोऑर्डिनेटेड फैशन टू अचीव अ सेट ऑफ गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स, मैनेजरियल टैलेंट एंड लेबर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, capital investment to support ongoing and long-term operations, physical assets, raw material, office and production and equipments, information, usable data, information linkage। तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज है, जैसे कि मैन, मशीन, मटेरियल, है ना। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती है, उसी को दिया गया है। तो व्हाट इज़ मैनेजमेंट, ओल्ड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट में। तो ये जो भी चीज़ें हम रिवाइज करवा रहे हैं, तो ये आपको हम नोट्स को सारा अटैच कर देंगे, तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट में है गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स, और मॉडर्न कॉन्सेप्ट में है गेटिंग थिंग्स डन बाय इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। इफेक्टिव मतलब होता है हमारी जो रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए, एफिशिएंट का मतलब होता है ऑप्टिमम हार्डवर्क होना चाहिए। तो एफिशिएंट फॉर आवर वर्कर्स के लिए है, एम्प्लॉयज़ के लिए, इफेक्टिव जो है हमारे रिसोर्सेज के लिए है। फिर व्हाट इज़ मैनेजमेंट, सेट ऑफ एक्टिविटीज़, DPOLC मतलब कि डायरेक्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ये हमारे होते हैं मैनेजमेंट फंक्शंस। एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल इज़ इन एन इफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर्स। तो मैनेजमेंट वही है कि जो भी हमारा इन गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करने के लिए हम जो भी एक्टिविटीज़ को करते हैं वो हमारा मैनेजमेंट कहलाता है। एंड जो भी रिसोर्सेज यूज़ करेंगे वो इफेक्टिव एंड इफिशिएंट वे में होना चाहिए। एंड ये हम 5 प्रोसेस को फॉलो करते हैं, डायरेक्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग को। तो कुछ हमारे थ्योरिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि हेरोल्ड के थ्रू मैनेजमेंट क्या होता है, द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एंड विथ फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप। F.W. टेलर ने बोला था, विच इज़ वेरी फेमस, थिंग्स डन इन द बेस्ट ऑफ द चीपेस्ट वे, बेस्ट पॉसिबल। मैरी पॉटर ने बताया था कि डन थ्रू पीपल। क्रेटनर ने बोला था कि इफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज, ये न्यू कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं। जॉर्ज आर टेरी ने बोला था कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग बाय यूज ऑफ पीपल एंड रिसोर्सेज। हेनरी फ्योल ने बोला था कि फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कंट्रोल, टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल एक्टिविटीज़। तो क्रेटनर्स, जॉर्ज आर टेरी एंड हेनरी फ्योल, इन्होंने जो 3 है ये न्यू कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, गोल ओरिएंटेड होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, इंटीग्रेटिंग प्रोसेस है, इंटेंजिबल है, मल्टीडिसिप्लिनरी है, सोशल प्रोसेस है एंड सिचुएशनल है। तो ये सारे बेसिक हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, आप बस उसको देखेंगे एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। तो इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स एंड मैनेजमेंट थ्योरीज, तो 3 भागों में हम लोगों ने बांटा। हर इससे एक क्वेश्चन तो ज़रूर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो मैच ऑफ द फॉलोइंग हो या फिर पैसेज में हो या फिर MCQ के फॉर्म में है, तो ये ज़रूर रहेगा आपके क्वेश्चंस में। तो 3 भाग में है, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, मॉडर्न थ्योरीज। तो क्लासिकल थ्योरीज के अंदर आया था मैनेजिंग, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दिया गया है हमारा, आप बताइए, F.W. टेलर के थ्रू दिया गया था 1880s में। तो मैनेजिंग वर्कर एंड ऑर्गेनाइजेशन मोर। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी दिया गया था 1920 में, और ये रेट टेपिज में एंड पेपर वर्क से रिलेटेड है। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जो है 1940 में दिया गया था।
तो देखते हैं न्यू क्लासिकल थ्योरीज, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन रिलेशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1930 में दिया गया था। बिहेवियर साइंस अप्रोच बताया गया था 1950 में। तो ये था न्यू क्लासिकल, जो कि ह्यूमन के रिलेशन एंड बिहेवियर के ऊपर बेस्ड था। मॉडर्न थ्योरीज में आते हैं इंक्रीज क्वालिटी ऑफ मैनेजेरियल डिसीजन मैनेजमेंट थ्रू मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैनेजमेंट, क्वांटिटेटिव थ्योरी 1940s, सिस्टम थ्योरी 1950s एंड कॉन्टिजेंसी थ्योरी आया था। ये मॉडर्न थ्योरी है। तो क्वांटिटेटिव, सिस्टम एंड कॉन्टिजेंसी विच इज़ मॉडर्न थ्योरीज। क्लासिकल थ्योरी हमारे पास है। अब चलिए शुरू करते हैं एक करके कि क्लासिकल थ्योरीज के कॉन्सेप्ट क्या है। कभी कभी एग्जाम में आता है कि साइंटिफिक थ्योरी किन के थ्रू दिया गया था, सेंटेंस में लिखा रहेगा कि इसमें क्या चीज़ें बताई गई थी, है ना। तो ये हमको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी 1880 में दिया गया था फ्रेडरिक टेलर एंड FW टेलर के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। इसको टेलरिज्म भी बोला जाता है इस थ्योरी को। फोकस ऑन इम्प्लाई प्रोडक्टिविटी, मैनेजर प्रोड्यूस develop the proper production system for activity economic efficiency, proposed that by optimizing and simplifying job productivity would increase. Workers and manager needed to cooperate with one another. एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके काम करना है, ये कहा गया था साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में। इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, सेलेक्ट मेथड बेस्ड ऑन साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, assign workers job based on their optimal, monitor workers performance, properly divide the workload between mayors and workers. सेकेंड हमारा है ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, जो कि दिया गया था मैक्स वेबर के थ्रू 1920s में। मेनी रूल्स, स्टैंडर्डाइज प्रोसेस, प्रोसीजर्स एंड रिक्वायरमेंट्स, नंबर ऑफ डेस्क through division of labor and responsibilities, clear hierarchies and professional almost impersonal interaction between employees। तो मैक्स वेबर ने बोला था, हायरार्की के बारे में बताया था कि जो भी कम्युनिकेशन होगा 1 by 1 होगा, हाई लेवल से लो लेवल की ओर, है ना, या फिर लो से हाई की ओर। ऐसा नहीं कि जो हाई पोजीशन में बैठा हुआ आके डायरेक्ट जो छोटे पोस्ट पर है उनसे आके कम्युनिकेट करे, उनको ऑथराइज करे। तो एक हायरार्की को हमको फॉलो करना है। प्रॉब्लम क्या था, नो वॉइस देयर ओपिनियन और इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग, एम्प्लॉय गेट एनवायड स्टार्ट बिफोर ज्वाइन, इन्फॉर्म एम्प्लॉय इफ दे रियली दे कैन ज्वाइन, इफ दे नॉट। तो मैक्स वेबर का बिलीव था कि बेटर देन ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर, एवरी वन ट्रीटेड इक्वल एंड डिवीजन ऑफ लेबर, प्रमोशन ऑकर ओनली बेसिस ऑफ टेक्निकल क्वालिफिकेशन। तो कभी कभी क्या होता था कि इसमें हायरार्की इतनी स्ट्रिक्ट होती थी कि लोग इरिटेट हो जाते थे कि अगर हमको मैनेजर से बात करना है तो उसके नीचे 2-3 जो भी पोस्ट है उनके साथ हमको पहले डील करना होगा, देन दे नीड टू गो टू द हायर अथॉरिटीज। तो ये कभी कभी इरिटेटिव हो जाता था। तो ये था ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी विच इज़ गिवन बाय मैक्स वेबर। अब है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, जो कि हेनरी फ्योल के थ्रू दिया गया था 1920s में। फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी भी इनको बोला जाता है। एंड प्रोसेस थ्योरी और स्ट्रक्चर थ्योरी, हाउ मैनेजर एंड एम्प्लॉय ऑर्गेनाइज, मोर फोकस ऑन मैनेजर्स। तो ये ज़्यादा फोकस किया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब हम जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं वो हाई ऑथराइज होते हैं, तो मैनेजर के पास सारा ऑथोरिटी था। एंड ये टॉप डाउन अप्रोच था, मतलब हाई से लो की ओर जाना है ना, डाउन टू अप नहीं, टॉप टू लो आना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट इफेक्टिव है तो सब ऑर्डिनेट भी अच्छा करेंगे। तो मतलब अगर आपके सीनियर अच्छे से आपको गाइड कर रहे हैं तो जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो भी अच्छे से काम करेंगे। तो ये मोस्टली फोकस था मैनेजर के ऊपर। एंड कॉन्ट्राडिक्ट टू द साइंटिफिक अप्रोच, तो साइंटिफिक अप्रोच जो था उसको ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है। वर्कर एफिशिएंटली वुड लीड टू ग्रुप मैनेजरियल इफेक्टिवली, तो मैनेजर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। अब जिस इनके 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, जैसे कि डिवीजन ऑफ लेबर, ऑथोरिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, रिन्यूमरेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, लाइन ऑफ अथॉरिटी, स्केलर चेन, hierarchy, order, equity, stability of tenure, initiative, spirit, corps, disciplines,
फंक्शंस ऑफ ए मैनेजर: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये 14 प्रिंसिपल्स भी आपको याद रखने हैं, आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि बीच में इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द 14 प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। तो ये ज़रूर आता है, तो आप इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजर क्या होने चाहिए? प्लानिंग का होना चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग होना चाहिए, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग होना चाहिए। अब ये हमारा था ट्रेडिशनल थ्योरी, जिसमें हमने देखा है और साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी और एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी देखा है हमने। अब चलिए देखते हैं। तो टेररिज्म दिया था, उन्होंने दिया था साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ब्यूरोक्रेटिक दिया गया था मैक्स वेबर के थ्रू एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी दिया गया था हेनरी फेल के थ्रू। तो ये भी आपको याद रखने हैं सीक्वेंस में। तो न्यू क्लासिकल थ्योरीज, अब ह्यूमन रिलेशन थ्योरी और उनके एक्सटेंसिव बिहेवियर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो एक्सपेरिमेंट भी आपको ध्यान रखना है कि हॉथरन एक्सपेरिमेंट में बताया गया था कि फादर ऑफ न्यू classical approach. He was leader of the team that conducted Hawthorne experiment. It is a plant at the Western Electric Company in Chicago, US. Hawthorne एक्सपेरिमेंट क्या थे? टोटल 4 एक्सपेरिमेंट हुआ था इसके अंदर, जैसे कि इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ इल्यूमिनेशन ऑन प्रोडक्टिविटी। क्या होता है अगर हम इल्यूमिनेट करते हैं तो उस पर प्रोडक्टिविटी का क्या प्रभाव पड़ता है। सेकेंड था रिलाय असेंबली टेस्ट रूम टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ आवर्स ऑफ वर्क एंड रेस्ट ऑन आउटपुट। तो देखा कि नंबर ऑफ वर्कर्स कितना काम कर रहे हैं, उसका क्या निकल रहा है आउटपुट, उसके ऊपर था। मास इंटरव्यू वाज कंडक्टेड टू अंडरस्टैंड एम्प्लॉय एटीट्यूड। बहुत लार्ज नंबर ऑफ लोगों को इंटरव्यू कंडक्ट कराया गया था, देखा गया था कि उनके एटीट्यूड पे क्या प्रभाव पड़ता है। टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ इनफॉर्मल रिलेशन ऑन प्रोडक्टिविटी, बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन, ये था। अब इसमें कंक्लूजन क्या निकला एक्सपेरिमेंट में? वर्कर्स आर नॉट इकोनॉमिक बीइंग्स, सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैव मेजर इन्फ्लुएंस. Workers do not react as individuals but as member of the group. They respond to total work situation. Complaint and criticism are the manifestation of deeper dissatisfaction. Human relation movement क्या था? No universal principles, focus on people, no one best way, group dynamics, motivations, satisfactions, improvement, interpersonal relation, man is a social animal. साइंटिफिक मूवमेंट में क्या आया था? प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन, फोकस ऑन मशीन, सिंगल बेस्ट वे टू डू थिंग्स, टाइम एंड एक्शन, स्टडी वेज, इंसेंटिव्स, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी, मैन इज़ अ इकोनॉमिक एनिमल। तो अगर हम इंसान को अगर हम इकोनॉमिकली सपोर्ट करते हैं, एम्प्लॉयज़ को सैलरी, वेजेस, रेन्यूमरेशन देते हैं, तो उसकी प्रोडक्टिविटी में क्या होती है? इंक्रीमेंट होती है। और मैन एक सोशल एनिमल भी है। अगर उसको सोसाइटी में एक रिकॉग्नाइजेशन देते हैं, अगर वो अच्छा काम करता है तो आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, है ना, या सैलरी इंक्रीमेंट कर दिया रिलेटेड टू सम सोशल एक्टिविटीज़, तो उससे क्या होता है? उनको अच्छा फील होता है और फिर वो काम में भी प्रोडक्टिविटी उनकी दिखती है। तो ये था ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट एंड साइंटिफिक मूवमेंट। अब है बिहेवियर अप्रोच। ह्यूमन रिलेशन फोकस ऑन इंटरपर्सनल रिलेशन, बिहेवियर अप्रोच स्टडीज द ब्रॉडर ऑर्डर बिहेवियर, स्टडी ऑफ एटीट्यूड, बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो कैसा बिहेवियर कैसा अफेक्ट करता है परफॉर्मेंस का इंडिविजुअल एंड ग्रुप में, वो है। तो ये था बिहेवियर अप्रोच। अब है मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, जिसमें बताया गया था हमारा क्वांटिटेटिव अप्रोच के बारे में और सिस्टम अप्रोच के बारे में और कॉन्टिजेंसी अप्रोच के बारे में। तो क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑल्सो कॉल्ड एज ऑपरेशन रिसर्च भी इसको बोलते हैं। साइंटिफिक मेथड, statistical model and systematic mathematical technique to solving complex management problem, helps in decision making, suggests alternative based on situational data. It cannot take final decision. Major contribution in question answer are John McDonald, George R. Terry and Rio Szilagyi. प्रोनाउंसिएशन में भी इनके नाम थोड़ा अलग
तरीके के होते तो हो सकता है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। तो मेजर कंट्रीब्यूशन कौन थे क्वांटिटेटिव अप्रोच में? जॉन मैकडोनल्ड, जॉर्ज आर टेरी एंड एंड्रियो सिज़िलगी। तो ये थे क्वांटिटेटिव अप्रोच। सिस्टम अप्रोच में क्या है? फादर ऑफ सिस्टम अप्रोच हर्बर्ट ए सिमोन को बोला जाता है फादर ऑफ सिस्टम अप्रोच। 1960s में इन्होंने बताया था सेट ऑफ रेगुलरली इंटरैक्टिंग और इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट दैट क्रिएट एज अ होल यूनिट। एक पूरे सिस्टम को हम एक होल यूनिट को देखते हैं, एंड जैसे कि एक यूनिट अच्छा होगा तो वो पूरा सिस्टम का हमारा आउटपुट क्या होगा? अच्छा होगा। अगर वो एक यूनिट का अगर कुछ गड़बड़ होता है तो पूरा सिस्टम हमारा क्या हो सकता है? खराब हो सकता है। करेक्टरिस्टिक्स अ सिस्टम मस्ट हैव स्पेसिफिक कंपोनेंट यूनिट्स और सब यूनिट्स। चेंज इन वन सिस्टम अफेक्ट द अदर सब सिस्टम है। तो अगर एक सिस्टम में अगर हम चेंज करते तो सभी सिस्टम में चेंज होता है। जैसे कि आपने एग्जांपल देखा होगा कि अगर हम बहुत सारे मैच बॉक्स रखते हैं ना, जैसे काट का घर बनाते हैं, तो अगर एक काट को अगर हम हटा दें तो पूरा काट का जो घर बनाते हैं हाउस, वो गिर जाता है। ठीक है, तो ये अफेक्ट करता है। तो अगर एक सिस्टम को अगर हम अच्छे से उस काट को ना प्लेस करें जगह पे, तो एक वो हाउस भी नहीं बन सकता, कार्ड हाउस भी नहीं बन सकता। तो यही हम सिस्टम अप्रोच में पढ़ते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। अब एवरी सिस्टम इज इन्फ्लुएंस्ड बाई सुपर सिस्टम। अ सिस्टम इज अ गोल ओरिएंटेड, कैन नॉट सर्वाइव इन आइसोलेशन। वो अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता। मेजर कंट्रीब्यूशन इन सिस्टम थ्योरीज आर डैनियल कैट्स, रॉबर्ट एल खान, रिचर्ड ए जॉनसन। तो ये 3 लोग थे जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था सिस्टम अप्रोच में। कॉन्टिजेंसी अप्रोच है कि ये सिचुएशनल अप्रोच है कि मैनेजर सिचुएशन को देख करके वो डिसीजन लेता है, एंड जैसी सिचुएशन होती है उस हिसाब से वो काम करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा काम है तो सबको वो मिलके करना ही है, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, है ना। तो वो सिचुएशन है कि अगर आज सिचुएशन बहुत ज़्यादा है कि हमको काम करना है तो आपको वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेजर कंट्रीब्यूशन इन दी कॉन्टिजेंसी थ्योरीज आर, तो ये टोटली अफेक्ट करता है इन्वायरमेंट पे। इन्वायरमेंट कैसा है उसके बेसिस पे हम सिचुएशन को ढालते हैं, मैनेजर डिसीजन लेता है। GM स्टॉकर, जॉन वुडवर्ड, टॉम बर्न्स, पॉल आर लॉरेंस, LW लॉर्ड्स। तो ये थे कॉन्टिजेंसी अप्रोच के मेन कंट्रीब्यूटर्स। तो ये हमारा मेन थ्योरीज है मैनेजमेंट का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड हर एक साल एक क्वेश्चन रहता है विदर इट इज़ कॉन्टिजेंसी अप्रोच से, तो 4-5 बार देखने को मिल गया है। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी से मैच द कॉलम आएंगे, ये 5-6 कॉलम से आएंगे नहीं, मतलब आते हैं, एंड इस बार भी आएगा रिलेटेड टू दिस थ्योरीज। तो मैनेजमेंट फंक्शंस क्या होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। तो ये हमारे 5 मैनेजिंग फंक्शंस हैं, मैनेजमेंट फंक्शंस। प्लानिंग क्या होता है? थिंकिंग प्रोसेस। कुछ भी काम करने से पहले हम क्या करते हैं? थिंक करते हैं ना, उसको किस तरीके से करना है, सारा प्लानिंग माइंड में लाते हैं। तो पहला होता है प्लानिंग इज अबाउट मैनेजिंग रिसोर्सेज एंड प्रायोरिटीज इन ऑर्गेनाइज्ड वे अकॉर्डिंग टू वेरे process, analyze the environment, establish objective, determining planning premises, developing alternative course of action, evaluating alternatives, selecting the best course, formulating derivatives and plans. Types क्या होता है? objective, policy, procedure, rules, budget, project, strategy. Single use plans और standard plans. Programs, budget, project. स्टैंडर्ड प्लान्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, स्ट्रेटजीज। टाइप्स क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजरियल लेवल, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर स्ट्रेटेजिक प्लान्स, लॉन्ग रेंज गोल्स, टैक्टिकल प्लान्स, स्पेसिफिक शॉर्ट रेंज, सेट ऑफ वर्क, स्टैंडर्डाइज, ऑपरेशनल प्लानिंग, कॉन्टिजेंसी प्लानिंग। ऑन द बेसिस ऑफ managerial level, top level planning, middle level planning, lower level planning. On the basis of time, long term planning, intermediate planning 6 months or 2 years, short term planning less than 6 months. Organizing क्या होता है? Developing a structure for the people, position, department and activities within the organization to maximize the structure element of the firm, to maximize the flow of information, the efficiency of work process, dividing up tasks, grouping job and employees, assigning authorities and responsibilities, social system coordination. अब
कूड्स एंड ओल डोनल ने बोला था कि रिलेशनशिप बिटवीन वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली, लुइस ए एलन डिफाइनिंग एंड delegating responsibility and authority, Stephen P. Robbins and Mary Coulter, what took to be done. Organization management, organizing is a process. Organizing as a structured relationship, a steps identification of grouping of the work, defining the responsibilities, delegations of appropriate authority, establishment of a structural relationship, directing process of instructing, guiding, counseling, motivating and leading people in the organization to achieve its objective. S.S. Chatterjee ने बोला था applied for guiding and inspiring. Principles: minimum individual contribution, harmony of objective, unity of command, appropriates of direction, techniques, managerial communication. Use of informal organization, director supervision, democratic managerial style, principle of information, leadership. तो एलिमेंट्स क्या है? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप. सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, ये जो है एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग है. कोऑर्डिनेटिंग क्या? परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिक्वायर एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. कंट्रोलिंग फंडामेंटल मैनेजरियल फंक्शंस, managerial control, regulation the organization activities. It compares the actual performance and expected organizational standard and goals. Traditional techniques of managerial control, personal observation, standard reports, average percentage ratio, correlation, use charts, groups, graphs, tables. Break-even analysis, budget control, modern technique of managerial control, return on investment, ratio analysis, responsibilities, accounting, management, ऑडिट, पार्ट एंड CPM, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में देखेंगे. ये है. अब देखते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है. एंड एक्टिविटीज सच एज टास्क एलोकेशन, कोऑर्डिनेशन एंड सुपरविजन आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एम्स. ऑर्गेनाइजेशन ऑन बेसिस ऑफ नेचर, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, कमिटी ऑर्गेनाइजेशन. Line organization, simplest and oldest form of organization. It is also known as military or departmental or a scalar or hierarchical organization. It authority flows from top to bottom, a scalar chain command, and each department has control over their departments. तो जनरल मैनेजर होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, इनके नीचे सारे इनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं. लाइन एंड स्टाफ मैनेजर क्या होता है कि उसके जो सीनियर्स होते हैं, जैसे शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर्स होते हैं. एंड जनरल मैनेजर्स के नीचे प्रोडक्शन मैनेजमेंट, सुपर इंटेंडेंट, फोरमैन, वर्कर्स, मार्केटिंग मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सेल्स सुपरवाइजर, सेल्समैन, ये सारे होते हैं. The authority flow from top to bottom level of the organization through the line officers, while the staffs officer attached to the various department to advise the departments. तो ये हमारा लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ग्रुपिंग ऑफ एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन देयर स्पेशलिटी, स्किल्स और रिलेटेड टूल्स. फादर ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन F.W. टेलर. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, प्रेसिडेंट है, नीचे रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजर, डिवीजन, प्रोडक्ट मैनेजर. प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन in which planning, designing, development, evaluation are for single product or project. चीफ एग्जीक्यूटिव और उसके नीचे सारे होते हैं. मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में दो या उससे ज़्यादा हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को मिक्स करते हैं और मिनिमम टू स्ट्रक्चर होता है. इफ़ द मैट्रिक्स इज वीक, द पावर साइड्स मोर विद द फंक्शनल मैनेजर, जनरल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, R&D मैनेजर. Committee organizational structure. A committee consists of a group of people specially designed to perform some task. All committee are independent. Advisory committee, executive committee, special purpose, budget committee, promotion committee. तो ये था हमारे स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. डिसीजन मेकिंग, इट इज़ अ चॉइस मेड बिटवीन टू और मोर अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स, चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स फॉर रीचिंग ऑब्जेक्टिव. इट इज़ कंक्लूजन ऑफ अ प्रोसेस बाय विच वन डिसीजन इज चूजन अनदर any one available alternatives.
तो सिलेक्शन ऑफ वन बिहेवियर अल्टरनेटिव फ्रॉम टू और मोर पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। तो डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और ये लिया जाता है हायर ऑथराइज के द्वारा। एंड हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है 3 स्ट्रक्चर में डिवाइड है ना, तो हर एक स्टेप पे डिसीजन लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो कंडीशन क्या होते हैं? द डिसीजन मेकर फेस कंडीशन ऑफ सर्टेनिटी, रिस्क, अनसर्टेनिटी। मतलब निश्चित वो सही हो सकता है, उसमें रिस्क हो सकता है, या फिर वो अनसर्टेन हो सकता है। टाइप ऑफ डिसीजन, बेसिस डिसीजन एंड रूटीन डिसीजन, पर्सनल डिसीजन, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन, इंडिविजुअल डिसीजन और ग्रुप डिसीजन, प्रोग्राम डिसीजन और अनप्रोग्राम डिसीजन, रैशनल डिसीजन एंड इरेशनल डिसीजन। तो ये सारा कुछ है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम के बारे में आपको पता होना चाहिए। डायग्नोस ऑफ स्टेट द प्रॉब्लम, develop the alternative, evaluate the alternative, select the best, implement and verify the decision. टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग जैसे ग्रुप डिसीजन होता है, NGT, ब्रेनस्टॉर्मिंग, डेल्फी टेक्निक, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, ऑपरेशन एनालिसिस, मल्टी वोटिंग डिसीजन ट्री। The NGT to help all team members participate in and express opinions while still building team consensus. The nominal group technique is a structured decision-making process in which group members are required to compose the competencies. NGT follow these steps. 7-10 individuals are brought together to participate in a structured exercise that include the following steps. Team members are presented with a problem, challenge or issues. Individual team members silently and independently write down their ideas about how to tackle the problem. Each team members one at a time present an idea. The group individuals silently and independently vote on each idea. Brainstorming, the various technique of decision making that provide beneficial whole triad, no clear opinion in sides. Policy making, laying down of rules, procedures and operations usually involve a lot of brainstorming. Delphi method, a forecasting process framework based on the results of multiple rounds of questionnaires sent to a panel of experts. The Delphi method was originally conceived in the 1950s by Ol F. Helmer and Norman Dalkey of the Rand कॉर्पोरेट। तो ये था यूनिट 1 एंड ये बहुत फास्ट में हम रिवीजन करवाएं, क्योंकि अब समय नहीं है कि आपको एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। तो आप एक बार ऊपर आप इसको देख लेंगे तो आपका यूनिट 1 का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, आई होप। तो अब नेक्स्ट यूनिट हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम लोग रिवीजन शुरू करते हैं यूनिट 2 का, जिसका थोड़ा सा पार्ट यूनिट 3 में भी दिया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, एंड कुछ पार्ट इसमें भी दिया है। तो इसमें हम लोग 2 यूनिट को पढ़ेंगे। यूनिट का नाम 2 है, लेकिन 2 अलग अलग चीज़ें पढ़ना है। एक तो पढ़ना ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में, एंड सेकेंड पढ़ना है हमको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 2 का रिवीजन एंड साथ में यूनिट 3 का भी। तो सबसे पहले हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में देखते हैं कि क्या है। तो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा। एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो ह्यूमन जो है हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, जो भी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो भी एक रिसोर्स का ही पार्ट है ना। मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, ये हमारे रिसोर्सेज होते हैं। उसी में एक है मैन, मतलब ह्यूमन। उस रिसोर्स को किस तरीके से मैनेज किया जाता है ये हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर इन अ स्ट्रक्चरल एंड कोऑर्डिनेटेड फ्यूजन टू अचीव अ सेट ऑफ गोल्स। तो ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रक्चर और कोऑर्डिनेशन से साथ में काम करना है ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने के लिए। रिसोर्सेज क्या होते हैं? ह्यूमन रिसोर्स होता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, जैसे कि मैन, मशीन, मटेरियल, मनी। तो मैन यहाँ पर हो गया हमारा ह्यूमन रिसोर्स, मनी हो गया फाइनेंसेज, फिजिकल रिसोर्स हमारा मशीन हो गया, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया। तो चलिए देखते हैं। तो व्हाट इज़ मैनेजमेंट क्या है? ओल्ड कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा कि गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स, है ना। और उसी तरीके से ओल्ड कॉन्सेप्ट में न्यू कॉन्सेप्ट में क्या है? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट तरीके से हमको काम करना है। एंड अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होता है DPOLC, मतलब कि डायरेक्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग।
तो ये है हमारा मैनेजरियल फंक्शन। फिर देखते हैं, वही सारी चीज़ें हैं, इसमें भी एक बार रिवीजन हो जाएगा हमारा कि विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर बाय एफिशिएंट यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली इन अ कॉस्ट इफेक्टिव वे, नो वेस्टिंग, मतलब बहुत इफेक्टिव तरीके से हमको यूज़ करना है जिससे हमारा वेस्टेज जीरो हो, है ना, बिल्कुल मिनिमल वेस्टेज के साथ हमको काम करना है। बाई इफेक्टिव का मतलब क्या होता है कि हम राइट डिसीजन एट राइट टाइम एट वे ऑफ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटिंग दिंग। इन जनरल सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन आर बोथ इफिशिएंट एंड इफेक्टिव। ऑफकोर्स एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन में जो मैन पावर है वो भी बहुत अच्छे से काम करते हैं और रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है। अब डेफिनेशन है हेरोल्ड एंड कून्स के थ्रू, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर एंड विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप। तो वही है, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या बोला था कि डू द बेस्ट ऑफ द चीपेस्ट, कम से कम में अच्छा करना। तो इससे आपको याद रखना कि चीपेस्ट मीन्स एफ.डब्ल्यू. टेलर। मैरी पार्कर फॉलेट ने बोला था आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, लोगों के थ्रू काम होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्रिटनर, इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बाय एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। जो इन्वायरमेंट बार बार बदल रहा है तो उसमें लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हमको अच्छा से अच्छा काम करना, इफेक्टिवली काम होना चाहिए। According to George R. Terry, management consists of planning, organizing, actuating, and controlling, performed to determine and accomplishment the objective by the use of people resources। इसमें वही है POAC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग। हेनरी फ्योल ने बोला था मैनेजमेंट इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ द अदर्स। तो हेनरी फ्योल ने हमको एक थ्योरी भी दिया है जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, जिनके 14 प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मैनेजर के 6 फंक्शंस। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, गोल ओरिएंटेड, गोल डायरेक्टेड होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, सोशल प्रोसेस होता है, टारगेटिंग प्रोसेस, इंटेंजिबल, मल्टीडिसिप्लिनरी, सिचुएशनल। इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट विच स्टेम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम यूनियन एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। वी अग्निहोत्री, रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट। वी अग्निहोत्री इंडियन थे तो उनका भी आपको याद रखना है कि रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट के बारे में इन्होंने बताया था, जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर है। ये सारी चीज़ें थी। बेथल एंड अदर्स इज दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट विच कंसर्न विथ द मैन पावर ऑफ द इंटरप्राइजेस, वेदर मशीन ऑपरेटर, स्किल ऑफ द मैनेजर। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है? हेल्पिंग मेंटेनिंग डिसिप्लिन्स अमॉन्ग वर्कर्स, हेल्प टू मेंटेन गुड एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशन, टू फैसिलिटेट स्मूथ ऑपरेशन बाय मिनिमाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। तो आपका रिलेशन जितना अच्छा रहेगा आपका एम्प्लॉयर का उतना प्रोडक्टिव तरीके से काम होता है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, टू हेल्प यूनियन एंड मैनेजमेंट टू डेवलप कंस्ट्रक्चर एटीट्यूड टू ईच अदर, to reduce absenteeism and turnover, thus raise productivity to a high level। कलेक्टिव बार्गेनिंग, इसमें मतलब कलेक्टिवली काम किया जाता है। स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज रिलेशन, ग्रुप रिलेशन, लेबर रिलेशन, पब्लिक रिलेशन। ये 4 तरीके के रिलेशन होते हैं। अब कुछ डिस्प्यूट भी हो जाता है, डिसएग्रीमेंट बिटवीन मैनेजर एंड लेबर, एम्प्लॉयर वीपन्स जैसे कि लॉकआउट, एम्प्लॉई स्ट्राइक्स। तो एम्प्लॉई क्या करते हैं? स्ट्राइक करते हैं। स्ट्राइक भी हमको 3-4 टाइप का पढ़ना, हम लोग देखेंगे। एम्प्लॉयर वेपन्स क्या होते हैं? जो ऑर्गेनाइजेशन का वेपन क्या होता है? लॉकआउट। वो क्या करते हैं कि वो ताला लगा देते हैं कि मजदूर अंदर आए नहीं, तो उसके ना डिमांड हम सुनेंगे ना पूरी कर पाएंगे। ठीक है, ये है डेफिनेशन क्या आता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2K, ये आपको याद रखना है, ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, एनी डिस्प्यूट और डिफरेंसेस बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज और बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन और बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमेन विच इज
connected with the employment or non-employment or the term of employment or with the condition of labor of any person. 3 parties to dispute: employers, employees, workmen. अब इसमें ID is a dispute or differences between employers and employers or between employers and workmen or between workmen and workmen. ID is connected with employment, non-employment, term of employment, conditions of labor if any persons. Cause of ID: economic factor, wages. तो ID इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है ये. इकोनॉमिक फैक्टर्स: वेजेस, इंसेंटिव्स, बेनिफिट्स, वर्किंग कंडीशंस. मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होते हैं: अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, इनइफेक्टिव सुपरविजन, वायलेशन ऑफ एक्सेप्टेबल नॉर्म, ट्रेड यूनियन प्रैक्टिसेस, यूनियन राइवलरी, नॉन कोऑपरेटिव अप्रोचेस, लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स, मल्टीडिसिप्लिनरी ऑफ लेबर लॉ, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. तो आउटकम ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या हो सकता है? स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट. तो जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है तो एक लॉकआउट होगा, नहीं तो स्ट्राइक होगा. तो स्ट्राइक होते हैं एम्प्लॉयर के लिए, लॉकआउट होते हैं एम्प्लॉई के लिए. तो स्ट्राइक होते हैं एम्प्लॉइज़ के लिए, लॉकआउट होता है एम्प्लॉयर के लिए. तो स्ट्राइक में क्या आता है? घेराव, पिकेटिंग एंड बॉयकॉट, स्टे अवे स्ट्राइक, पेन डाउन स्ट्राइक, और टोकन स्ट्राइक, लाइटनिंग स्ट्राइक, गो स्लो स्ट्राइक, वर्क टू रूल स्ट्राइक. लॉकआउट में क्या होता है? सिंपैथी स्ट्राइक, जनरल स्ट्राइक और पॉलिटिकल स्ट्राइक, पार्टिकुलर स्ट्राइक और बंद. तो ये होते हैं लॉकआउट्स के पार्ट्स. अब मशीनरी फॉर हैंडलिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, कैसे हम इसको हैंडल कर सकते हैं? पहला है प्रिवेंटिव मैच, वॉलेंटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी. सेटलमेंट मशीनरी, सेटलमेंट करके या फिर हम उसको एक्सेप्ट करके. तो वर्कर्स, इसमें वॉलेंटरी में आते हैं वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ग्रीवांसेस प्रोसीजर्स, ट्री पार्टी बॉडीज, कोड ऑफ डिसिप्लिन, स्टैंडिंग ऑर्डर. सेटलमेंट मशीनरी में क्या होते हैं? कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स और कॉन्सिलेशन बॉडीज़ होते हैं. कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, वॉलेंटरी आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेशन. तो लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स, नेशनल ट्रिब्यूनल्स. तो ये फाइनल होता है कि अगर इतना नहीं हुआ तब फिर फाइनल डिसीजन लिया जाता है एडजुडिकेशन का. तो ये लास्ट स्टेप है. ग्रीवांसेस मैनेजमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयर्स डिससेटिस्फैक्शन और कंप्लेंट्स. एग्जाम्पल: फेवरेटिज्म, वर्क प्लेस हरासमेंट और वेज कट्स. बाय एस्टेब्लिशिंग फॉर्मल ग्रीवांसेस हैंडलिंग प्रोसीजर्स, यू प्रोवाइड अ सेफ इन्वायरमेंटल फॉर ईयर्स एम्प्लॉय टू रेज देयर कंसर्न. रीजन फॉर ग्रीवांसेस: इकोनॉमिक, वर्किंग एनवायरमेंटल, सुपरविजन, वर्क ग्रुप, वर्क ऑर्गेनाइजेशन, रिजिड एंड अनफेयर रूल्स. Type of grievances: factual, arises when legitimate need of employees remain unfulfilled. Example: wage of hike has been agreed but not implemented, citing various reasons. Imaginary: not any valid reasons but because of work wrong perception. Disguised: reason unknown. An employer may have dissatisfaction for reasons that are unknown for him. If he under pressure from family, friends, relative, neighbors, she may reach the work spot with a heavy heart. टाइप क्या होते हैं? इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशनल, बिहेवियर, एक्सटर्नल. तो इंडिविजुअल बेनिफिट, सैलरी, ऑर्गेनाइजेशनल वर्क एनवायरनमेंट, पॉलिसी, परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट, बिहेवियर, परसेप्शन, एटीट्यूड. एक्सटर्नल में एक्सटर्नल फोर्सेस. तो ये सारी चीज़ें. वॉलेंटरी आर्बिट्रेशन, फिर कमिटी ऑफ द यूनियन एंड मैनेजमेंट, रिप्रेजेंटेटिव, मैनेजर, ग्रीवांसेस कमिटी. तो ये सारी चीज़ें होती हैं ग्रीवांसेस से रिलेटेड. ऑर्गेनाइजेशनल
डेवलपमेंट एंड ओडी इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको ज़रूर से करके जाना है। किससे रिलेटेड डिफरेंसेस या ओडीआई क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशन क्या होता है, तो इससे ज़रूर क्वेश्चन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो ओडी क्या होता है? प्रोसेस इज एन एक्शन रिसर्च model designed to understand known problem, set measurable goals, implement changes and analyze result। तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट है कि जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको समझना है और किस तरीके से उसको मेजरेबल को एक्शंस लेना है उसको सही करने के लिए। तो 1930 में ये बताया गया इसके बारे में। तो जैसे कि पहला स्टेप है साइकिल जो है, इन्वेस्टिगेट प्रॉब्लम टू चेंज, explore solution and benchmark, design interventions and results, expectation, implement intervention, evaluate performance and changing, learning, desire to improve और change। तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करना है क्या प्रॉब्लम है, उसका तो उसको एक्सप्लोर करना है कि हम किस तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, डिज़ाइन करना है, इंटरवेंशन एंड रिजल्ट, एक्सपेक्टेशन, इम्प्लीमेंट इंटरवेंशन इम्प्लीमेंट करना है जो भी हमने सोचा है कि हाँ इससे ठीक हो जाएगा, एंड देन इवेल्यूएट परफॉर्मेंस एंड लर्निंग को इवेल्यूएट कर देना, और लास्ट में डिज़ायर टू इम्प्रूव और चेंज। तो ओडी क्या होता है कि प्रोसेस इज एन एक्शन रिसर्च मॉडल डिजाइन टू अंडरस्टैंड नोन प्रॉब्लम, सेट मेजरेबल गोल्स, इम्प्लीमेंट चेंजेस एंड एनालाइज रिजल्ट। तो की पॉइंट क्या है? नोन प्रॉब्लम। अब ओडी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इंटरवेंशन क्या है? ये एक टेक्निक है, आर प्रोग्राम एंड प्रोसेस डिजाइन टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ये कुछ खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। द पर्पस ऑफ दिस इंटरवेंशन इज टू इम्प्रूव एन ऑर्गेनाइजेशन efficiency and help leaders manage more effectively planned activities designed to improve the organization functioning through the participant of the organizational members। ODI is a team development, laboratory testing, managerial grade training, brainstorming and integrated team build। 3 लेवल होता है, इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन। डेफिनेशन, फ्रेंच बेल ने बोला था कि रेफर टू द रेंज ऑफ प्लान्ड प्रोग्रामेटिक एक्टिविटीज कंसल्टेंट पार्टिसिपेट इन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ओडी प्रोग्राम। टाइप ऑफ ओडीआई क्या होते हैं? बिहेवियरल टेक्निक, नॉन बिहेवियरल टेक्निक एंड मिसलेनियस टेक्निक। बिहेवियरल टेक्निक में होता है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, रोल प्लेइंग, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ग्रीड, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। नॉन बिहेवियरल टेक्निक होते हैं दोज टेक्निक मच मोर स्ट्रक्चर्ड दैन बिहेवियर टेक्निक, ऑर्गेनाइजेशनल रीडिज़ाइन, वर्क रीडिज़ाइन, जॉब इंरिचमेंट। मिसलेनियस टेक्निक, सर्वे, फीडबैक, प्रोसेस कंसल्टेशन, टीम बिल्डिंग। तो बिहेवियर टेक्निक में आता है हमारा सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, रोल प्लेइंग, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ग्रेट ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। नॉन बिहेवियर टेक्निक में आता है दिस टेक्निक मस्ट मोर स्ट्रक्चर देन बिहेवियर टेक्निक से ज़्यादा स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशन रीडिज़ाइन, वर्क डिज़ाइन, जॉब इंरिचमेंट। मिसलेनियस टेक्निक में सर्वे, फीडबैक, प्रोसेस कंसल्टेशन, टीम बिल्डिंग। अब बिहेवियर टेक्निक को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं हम लोग कि इसको सेंसिटिविटी ट्रेनिंग भी बोलते हैं। सेंसिटिविटी सेशन और टी ग्रुप फॉर द ट्रेनिंग इज टू चेंज द बिहेवियर ऑफ पीपल थ्रू अनस्ट्रक्चर्ड ग्रुप इंटरैक्शन। इसको टी फॉर ट्रेनिंग भी बोलते हैं। The objective of the T group are to provide the participant with increased awareness of their own behavior, how others perceive the greater sensitivity to the behavior of others, increase understanding of group process, role playing, generally used for human relation of sales training. This technique makes trainee self-conscious and imaginative and analytical of this own behavior। तो ये होता है बिहेवियरल टेक्निक और टी टेक्निक। MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इंक्रीज द प्रिसीजन ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, रिड्यूस द ग्रुप गैप बिटवीन एम्प्लॉइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। पीटर एफ ड्रॉकर ने बोला था एम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के बारे में 1954 में। MBO इनकरेज परफॉर्मेंस
appraisal through a process of shared goal setting and evaluation. अपग्रेड डेवलपमेंट क्या होता है? लीडरशिप टेक्निक होता है ये, ब्लैक एंड माउंटेन्स मॉडल भी बोलते हैं. सम मैनेजर्स आर हाई इन कंसर्न फॉर प्रोडक्टिविटी बट लो इन कंसर्न फॉर पीपल. Others are high in concern for people but low in concern for productivity. Team management leadership style 9x9 model 81 सेल होते हैं. Country club management 19, country club management 19, team building 99, model of road management 55, improvement management 11, authority compliance management. तो ये 9x9 ग्रिड का मॉडल इसको बोलते हैं. नॉन बिहेवियर इंटरवेंशन, ऑर्गेनाइजेशन रीडिज़ाइन, रीस्ट्रक्चर, चेंज इन फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब इनरिचमेंट, इंक्रीजिंग द सेंटर ऑफ अ जॉब और डिलीबरेट अपग्रेडिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कोप एंड चेंज इन वर्क डिज़ाइन, डिफाइनिंग टास्क एंड जॉब टू अचीव बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय गोल्स, सर्वे फीडबैक, कलेक्टिंग डाटा, कंसल्टिंग managers. Process consultation helps in client to perceive best of a consultant, helps the client to perceive, understand and act upon process event which occur in the client environment. Team building, process of diagnosing and improve the effectiveness of a work group. तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अप्रेजल के बारे में अब थोड़ा हम लोग देखते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है. मीन्स इवेल्युएशन ऑफ एम्प्लॉयज वर्क इन टर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एक्सपेक्टेशन फॉर एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस. तो प्रोसेस क्या है? इस्टेब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, कम्युनिकेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, मेजर्स एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, कंपेयर परफॉर्मेंस विथ सेट स्टैंडर्ड्स, डिस्कस अप्रेजल विथ एम्प्लॉयज, इम्प्लीमेंट अप्रेजल एंड रिव्यू. तो ये प्रोसेस है. वाई परफॉर्मेंस अप्रेजल क्यों होता है? डेवलप इंटरपर्सनल बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर एंड हिज टीम. एक, आइडेंटिफाई द नीड्स फॉर ट्रेनिंग द वर्क फोर्स, मोटिवेटिंग एम्प्लॉय टू अचीव देयर टारगेट, इम्प्रूविंग यूज ऑफ वर्किंग टूल्स लाइक डेमोन्स्ट्रेशन मटेरियल, वर्किंग डॉक्यूमेंट्स etc. Importance of performance appraisal: to know the quality of managers, to put right man on the right job, to restructure the organization, to gain feedback to employees. Some advantages are promotion, compensation, employees development, selection, validation, communication, motivation. तो कुछ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के. ट्रेडिशनल मेथड में रैंकिंग मेथड, पेयर कंपैरिजन, ग्रेडिंग, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, फोर्स चॉइस मेथड, चेकलिस्ट मेथड, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, ग्राफिक सेल मेथड, इजी मेथड, फील्ड रिव्यू मेथड और कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स. मॉडर्न मेथड में मैनेजमेंट वाई ऑब्जेक्टिव, बिहेवियरली मेथड, असेसमेंट सेंट्रिक, 360 डिग्री अप्रेजल, कॉस्ट एक्वेटिंग मेथड. फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, इंडस्ट्री रैंकिंग नॉट पॉसिबल, इंडिविजुअल रैंकिंग इज नॉट पॉसिबल, ग्रुप वाइज रैंकिंग दिया जाता है, बल्क अप्रेजल होता है. फोर्स चॉइस मेथड होता है जीपी गल्डफोर्ड ने दिया था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता है. ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड ऑल्सो नोन एज लीनियर स्केल मेथड. लिमिटेशन ऑफ MBO, सेटिंग अनमेजरेबल ऑब्जेक्टिव, टाइम कंज्यूमिंग, टग ऑफ वार, लैक ऑफ ट्रस्ट. BARS, behaviorally anchoring rating skills, is a tool for evaluating employees in a defined set of performance dimensions by comparing their behavior with specific behavior examples that anchor which perform level on a 5, 6, 9 points. कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड्स होते हैं इनपुट आउटपुट मेथड्स के बेसिस पे डिपेंड करता है. यूनिट वाइज एवरेज वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, ओवरहेड कॉस्ट, इनकरेंट
तो मैनेजरियल और स्किल्स क्या होता है, हेनरी मिर्जबर्ग ने बताया था कि 10 मैनेजमेंट रोल होते हैं इन हिज बुक मिर्जबर्ग और मैनेजमेंट इनसाइड आवर स्ट्रेंज वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन 1990s. 10 roles: figurehead, leader, liaison, monitor, disseminator, spokesperson, entrepreneur, disturbance handler, resource allocator, negotiator. डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज. इंटरपर्सनल में फिगर हेड, लीडर एंड लाइसेंस हो जाएगा, जो प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन रोल में होता है मॉनिटर, डिसमिनेटर, स्पोक पर्सन, ये प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है. डिसीजनल रोल्स में इंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्सेज एलोकेटर, नेगोशिएटर इज इंफॉर्मेशन. तो इंटरपर्सनल फिगर हेड का क्या काम है, जो सोशल, कमर्शियल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होते हैं. लीडर क्या होता है, प्रोवाइड लीडरशिप फॉर your team. Liaison must communicate with internal and external contacts, network effectively on behalf of your organization. Informational role में monitor the team in turn of the productivity and the well by disseminator. This is the where you communicate potentially useful information to your colleagues and your team. A spokesperson, manager, represent and speak for their organization, ट्रांसमिटिंग अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन. तो डिसीजन रोल क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर्स, रोल्स, रिसोर्स एलोकेटर, नेगोशिएटर. और मैनेजरियल स्किल्स होते हैं कॉन्सेप्चुअल, ह्यूमन, टेक्निकल. तो ह्यूमन रिसोर्स हर एक लेवल पे ज़रूरत होती है. कॉन्सेप्चुअल टॉप लेवल होता है, टेक्निकल लोअर लेवल होता है. तो ये सारी चीज़ें हैं. एंड आर कंसर्न विथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल. लेबर वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटीज इम्प्लाइज लेबर वेलफेयर, the effect to make life worth living for workmen. According to Todd, anything done for the comfort and improvement intellectual or social of the employees over and above the wages paid, which is not a necessity of the industry. Objective of employee labor welfare: to raise living standard of the employees or to earn goodwill and enhance public image, provide social comfort to employees, support overall support indirectly to the employees, contribute in developing sense of responsibilities and belongingness among the employees, improve working condition at the workplace for employees. तो type of welfare facilities क्या है, इंट्रामोरल एंड एक्स्ट्रामोरल दो भाग में डिवाइड किया गया है. ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स, क्रिचेज, वॉशिंग एंड बाथिंग फैसिलिटीज़, रेस्ट शेल्टर्स, यूनिफॉर्म एंड प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स, कैंटीन, मेडिकल हेल्थ, रिक्रिएशन फैसिलिटीज़. एक्स्ट्रामोरल में क्या आते हैं, हाउसिंग, एजुकेशन, मैटरनिटी बेनिफिट्स, ट्रांसपोर्टेशन, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, वोकेशनल ट्रेनिंग, हॉलीडेज होम्स, सोशल इंश्योरेंस. Statutory scheme, compulsory facilities. Important concept of labor welfare: holistic concept, social concept, relative concept. One extra positive concept. Seven theories: contingency, labor welfare activities. The policing theory of labor welfare: employer selfish minimum standard of welfare is necessary for workers not provide get punished. The religious theory of labor: a man is essentially a religious animals related to religion, essentially labels. Philanthropic theory: affection for mankind, good working condition, drinking water, rehabilitation of crippled person. Robert on philanthropic. The paternalistic or trusteeship theory महात्मा गांधी ने दिया था. If profit occurring from them is truth for the workman, for him and for society, provide funding on the ongoing basis for the well-being of their employees.
harmony, peace theory, working demanding employees cannot listen and react, public relation theory, goodwill, return, labor and management, public image should good, the franchisal theory, happy employee, productive work, type of international organization, four types: international corporation, multinational, global corporation, transnational corporation। तो इंटरनेशनल में एक जगह हेडक्वार्टर है, बहुत जगह से चेंज जुड़ा हुआ है। मैं जैसे मल्टीनेशनल में एक जगह हेडक्वार्टर है, जुड़ा हुआ है। ग्लोबल कॉर्पोरेट में सब एक दूसरे जुड़े हुए, ट्रांजेक्शन में है कि इंटीग्रेटेड हो नेटवर्क। तो IHM में एक्स पार्टीज होते हैं, पर्सन लिविंग आउटसाइड हिज हर कंट्री फॉर अ सिटीजनशिप। वाई एक्स पार्टीज स्केयर्स इन होस्ट कंट्री ट्रांसफर्ड इन स्टॉल कंपनी वाइड सिस्टम कल्चर टर्न। इन पार्टीज एक्स implies higher in the host countries afflicts parties home or third country implies on short-term assignment। इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर पढ़ना है हमको रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड रिम्यूनरेशन इंटरनेशनली लेवल्स, अप्रोचेस दैट रिलेशन IHM इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक और क्रॉस कल्चर IHM विद इन एनी ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम एन इंटरनेशनल। comparative IHM seeking describing, comparing and analyzing IHM system and parties। multinational implies focus, have offices and implies more countries। function of IHM are procurement, allocation, utilization। होस्ट कंट्री वेयर द सब्सिडरी कंपनी ऑफ MNC इज लोकेटेड। होस्ट कंट्री होती है जहाँ पे जो सब्सिडरी कंट्री वो लोकेटेड होती है। पेरेंट कंट्री वेयर इज़ द हेडक्वार्टर है। होस्ट कंट्री जहाँ कंपनी है एंड पेरेंट कंपनी जहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है। थर्ड कंट्री अदर कंट्री में बी द सोर्स ऑफ लेबर, फाइनेंस एंड अदर इनपुट। और थर्ड कंट्री होती है जहाँ से हम हेल्प लेते हैं, सोर्स ऑफ मटेरियल होता है, लेबर होता है, फाइनेंसेस होता है। अप्रोचेस टू रिक्रूटमेंट इन IHM आर ऑल्सो कॉल्ड EPRG, इथनोसेंट्रिक, पोलिसेंट्रिक, रेजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक। तो इथनोसेंट्रिक एंड इसको दिया गया था V परमोटर एंड विंड एंड डगलस के थ्रू 1969 में। Ethnocentric export HR practices and policies used in the home country to the foreign subsidiaries, emphasis consistency and integrated। Polycentric HR policies to meet the circumstances in each region रीजन में ही दिया जाता है। करियर प्लानिंग के बारे में क्या देख लेते हैं। Career is a set of position that a person has held in his professional life, education, training, gaining professional experiences। Career objective criteria, subjective criteria। Career stage exploration, establishment, mid career, late career, decline। तो 25 में हम एक्सप्लोर करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं। 35 में मिड करियर हम आ जाते हैं, 30 और 50 के बीच में, 50 to 60 के बीच में हम रिटायर कर जाते हैं। लेट करियर एंड डिक्लाइन हो जाता है हमारा 60 के बाद। करियर टर्मिनोलॉजी एंड मीनिंग। करियर क्या होता है? करियर इज अ सीक्वेंस ऑफ सेपरेट बट रिलेटेड वर्क एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड कंटिन्यूटी, ऑर्डर एंड मीनिंग टू अ पर्सन लाइफ। Career planning, ongoing process through which an individual sets career goals and identifies the means to achieve them। करियर गोल वेल डिफाइंड स्टेटमेंट। आपका जो गोल है वो होता है करियर गोल। करियर पाथ क्या होता है? रूट, आप जिस रूट को फॉलो करते हैं उसको अचीव करने के लिए। करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम डिजाइन टू मैच इंडिविजुअल नीड्स, एबिलिटीज ऑफ करियर गोल विद करेंट एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज इन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है टू अकम्प्लिश योर फ्यूचर करियर गोल। सेल्फ अवेयरनेस, करियर डेवलपमेंट प्लानिंग, करियर
करियर प्लानिंग नीड्स क्या होती है, ज़रूरी क्यों है? टू अटेंड कॉम्पिटेंट पर्सन, रिटेन देम इन द ऑर्गेनाइजेशन, टू प्रोवाइड सुटेबल promotional opportunities, to establish the employees, to develop and make things them ready to meet future challenges, to increase the utilization of managerial resources within the organization. तो प्रोसेस ऑफ करियर प्लानिंग क्या होती है? सेट असेसमेंट, करियर स्किल्स असेसमेंट इज सेटिंग योर करियर ऑब्जेक्टिव, करियर डेवलपमेंट प्लान्स, implement your plan, get the most out of you. Career anchors motivate and stabilize his her career individual talent. अब एक करियर प्लेट्यू होता है कि स्टेबल पोजीशन होता है, टॉप मोस्ट पोजीशन होता है, नो ऑप्शंस अवेलेबल, कोई ऑप्शन नहीं होता, हमको जो गोल था मेरा वो मेरा गोल अचीव हो चुका है. 8 टाइप ऑफ करियर एंकर: टेक्निकल, फिक्शनल, जनरल, मैनेजरियल, ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस, स्कैरसिटी, स्टेबिलिटी, इंटरप्रेन्योरल कैपेबिलिटीज, सर्विस, डेडिकेशन टू अ काउज, प्योर क्लैरिटी, लाइफ स्टाइल. ये था हमारा करियर प्लानिंग का. अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का कुछ टॉपिक बचा हुआ, जैसे कि HRP है. प्रोसेस आइडेंटिफाइज करेंट एंड फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्सेज नीड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग शुड सर्व एज अ लाइन बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड द ओवरऑल स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. HRP फिक्शंस फैक्टर्स अफेक्टिंग HRP, एक्सटर्नल फैक्टर्स, government policies, economic factors, business economic factors, information. अब HRP के एनवायरनमेंट क्या होते हैं? HR डिमांड, फोरकास्ट, HR प्रोग्रामिंग, HR इम्प्लीमेंटेशन, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज. तो टेक्निक फॉर फोरकास्टिंग रिसोर्सेज, न्यूज डिमांड फोरकास्टिंग टेक्निक, डेल्फी टेक्निक, नॉमिनल टेक्निक, ब्रेनस्टॉर्मिंग, रेशियो एनालिसिस, ट्रेन एनालिसिस, स्कैटर प्लॉट. सप्लाई फोरकास्टिंग टेक्निक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक. क्या होता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक फॉर फोरकास्टिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई आर सक्सेशन एनालिसिस एंड मार्कोव एनालिसिस. मोस्टली यूज ट्रेंड एनालिसिस, competency model, succession planning, replacement charts, staffing table, flow model, Markov analysis. अब रिट्रेंचमेंट एंड ले ऑफ में क्या अंतर है? एम्प्लॉय ज़्यादा कंपनी निकालती, रिट्रेंचमेंट में कंपनी एम्प्लॉयज़ को निकाल देती है, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है, ये परमानेंट बेसिस पे होती है. ले ऑफ क्या होता है? नॉट कैपेबल टू पे, टेम्प्रेरी बेसिस. ले ऑफ मतलब होता है कि कंपनी अब कैपेबल नहीं है पे करने के लिए, उनको टेम्प्रेरी बेसिस पे बाहर निकाल देती है. रिट्रेंचमेंट मीन्स परमानेंट रिमूव करती है. इंडक्शन है, ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. वेलकम. इंडक्शन क्या है, ओरिएंटेशन दोनों सिमिलर लगता है बट थोड़ा डिफरेंसेज है. इंडक्शन देखते हैं क्या होता है. Welcoming newly recruited employees and supporting them to adjust to their new roles and working environment. Meet and greet, organization overview, rule and regulation, process, performance standards. Orientation होता है formal process that occur after induction and is concerned out of to help the employees adjust to their position and work environment. Collective bargaining, ongoing process in employer and employees for working condition. Two parties is a process called negotiation. It involves negotiations, drafting, administration, organization, trade union, interpretation of documents written by employees, employer and union representatives. Main characteristics: it is a group of action, continuous process, bipartite process. एक प्रोसेस है इंडिविजुअल डेमोक्रेसी, वर्किंग, डायनेमिक, फ्लेक्सिबल, मोबाइल, नॉट फिक्स और स्टैटिक एंड आर्ट. टाइप ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग: कंजक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, कोऑपरेटिव और इंटरैक्टिव बार्गेनिंग और प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग, कॉम्पोजिट बार्गेनिंग होता है. वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है? बी ऑर्गेनाइज, मेक लिस्ट, प्रायोरिटाइज, डोंट procrastinate, time management, use technology, flexible scheduling, know it, want, analyze,
बी प्रेजेंट, सेल्फ बाउंड्रीज एंड लर्न टू से नो। तो वर्क लाइफ बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर वर्किंग लाइफ। अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस को अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो ये आपके मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है। आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आपको एंजाइटी हो सकती है, आप आई भी आपके अफेक्ट कर सकते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस करके चलें। Recruitment process of identifying, attracting, interviewing, selecting, hiring and onboarding employees. Process is the responsibilities of a range of workers. First step is building an organization human capital. Process recruitment planning, strategy development, searching, screening, evaluation and control. Recruitment planning, identifying vacancy, job analysis, job description, job स्पेसिफिकेशन, जॉब इवेल्यूएशन। तो सबसे पहले वैकेंसी को आइडेंटिफाई करना है, फिर जॉब एनालाइज करना है, इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन करना है, जॉब को डिस्क्राइब करना है कि आपको कैसा क्या काम है, काम क्या है उस पोस्ट के लिए, एंड जॉब स्पेसिफिकेशन बताना है कि आपको वर्कर जो आप ढूंढ रहे हैं उसकी क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, उसको C+ आना चाहिए और मैथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए ना। तो ये फिर होता है जॉब इवेल्यूएशन। तो रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी जो होती है, मेक अ बाय एम्प्लॉयज, टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट, जियोग्राफिकल एरिया, रिक्रूटमेंट सोर्सेज। स्ट्रैटेजी इंक्लूड करती है सेटिंग अ बोर्ड टीम, एनालाइज HR स्ट्रैटेजी फॉर सेलेक्टिंग कैंडिडेट्स, कलेक्टिंग एनालाइजिंग ऑफ डाटा, सेटिंग रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी, searching the right candidates. The process consists of 2 steps: source activation, selling, searching drone activities done through internal source, external source, screening, shortlisting, filtering of the application. The screening process of recruitment consists of 3 steps: reviewing of resume and cover letter, conducting telephonic and video interview, identify the top candidates, evaluating and control, cost, advertisement, traveling, expertise, consulting time, management team, candidates team। तो ये हमारा यूनिट 2 यूनिट 3 का बहुत ही फास्ट और बहुत ही सटीक एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत क्रिस्प था वीडियो एंड रिवीजन वीडियो। तो आई होप आप सभी का ये सही होगा। एंड कल एग्ज़ाम है एंड इसको आप देख लेंगे तो आपका एक क्विक रिवीजन ज़रूर हो जाएगा बिफोर एग्जामिनेशन भी। तो यही मेरी कोशिश थी। तो ऑल द वेरी बेस्ट। एंड जो और भी जो पार्ट्स हैं अगर आज टाइम मिला तो बिफोर एग्ज़ाम ज़रूर हम अपलोड कर देंगे और भी अदर यूनिट्स के। तो आपके 3 यूनिट्स का रिवीजन अभी हम अपलोड कर देंगे तो आप उसको देख लीजिए एंड बाकी यूनिट्स का भी धीरे धीरे हम अपलोड कर देंगे। तो थैंक यू सो मच एंड गुड लक।